जब दुआन डोंग रिवर ने सबके सामने घोषणा की कि लुओ फेंग पहला उम्मीदवार है जिसने राइनोसेरस एम्परर गेम की न्यूनतम आवश्यकता पूरी कर ली है, तो पूरे लाइफ एंड डेथ कॉरिडोर का माहौल ही बदल गया। तीनों रीइंकार्नेशन एराओं और दोनों होली लैंड्स के सभी विशेषज्ञों के चेहरों पर एक साथ क्रोध, बेचैनी और निराशा दिखाई देने लगी। पिछले 500 वर्षों से सभी को लगने लगा था कि लुओ फेंग का प्रारंभिक लाभ समाप्त हो चुका है और बाकी उम्मीदवार धीरे धीरे उसकी बराबरी कर लेंगे। लेकिन सच्चाई बिल्कुल उलट ही निकली। सबसे पहले न्यूनतम आवश्यकता पूरी करने वाला फिर भी वही था। इस समाचार ने वहां मौजूद प्रत्येक विशेषज्ञ को भीतर तक हिला दिया। सबसे अधिक परेशान पर्पल मून होली लैंड के विशेषज्ञ हुए। उन्होंने तुरंत आपस में वॉइस ट्रांसमिशन शुरू कर दी। कई यूनिवर्स मास्टर्स ने क्रोध में कहा कि यदि आवश्यकता पड़ी तो वे अपनी जान देकर भी लुओ फेंग को मार देंगे ताकि ह्यूमन रेस कभी भी इस इनहेरिटेंस को प्राप्त न कर सके। लेकिन डियरबग मास्टर ने सबको शांत किया। उसने कहा कि इतनी जल्दी निर्णय लेने की आवश्यकता नहीं है। ईस्ट टेम्परर होली लैंड भी उतनी ही चिंता में है और सबसे अधिक बेचैन तो फर्स्ट रीइंकार्नेशन एरा के विशेषज्ञ हैं, क्योंकि उनका विनाश काल निकट आ चुका है। यदि लुओ फेंग ये इनहेरिटेंस प्राप्त कर लेता है तो उनकी पूरी जाति की अंतिम आशा समाप्त हो जाएगी। डियर बग मास्टर को पूरा विश्वास था कि फर्स्ट रीइंकार्नेशन एरा के विशेषज्ञ स्वयं ही लुओ फेंग को रोकने के लिए अपनी पूरी शक्ति लगा देंगे। साथ ही उसने यह भी कहा कि दुआन डोंग रिवर ने लुओ फेंग के चारों ओर जो गोल्डन शैडो पैलेस बनाया है, उसे तोड़ पाना शायद किसी के भी बस की बात नहीं है। इसके बाद दुआन डोंग रिवर ने सभी उम्मीदवारों की ओर देखकर एक और घोषणा की। उन्होंने कहा कि गोल्डन शैडो पैलेस उनकी स्वयं की एक गुप्त तकनीक है। जब तक लो फेंक उसके भीतर रहेगा, तब तक वहां मौजूद कोई भी विशेषज्ञ उसे किसी प्रकार की हानि नहीं पहुंचा सकेगा। इसलिए जो भी उस पर आक्रमण करेगा, वह केवल अपनी मृत्यु को आमंत्रित करेगा। इसके बाद उन्होंने सबको याद दिलाया कि राइनोसेरस एम्परर गेम एक अत्यंत लंबी परीक्षा है। जो जितने अधिक चरण हल करेगा, उसके इनहेरिटेंस प्राप्त करने की संभावना उतनी ही अधिक होगी। साथ ही उन्होंने एक बार फिर वही प्रसिद्ध बात दोहराई, जो उम्मीदवार 6000वें चरण तक पहुंच जाएगा, उसे दुआन डोंग रिवर लाइनेज की एक पूर्ण शाखा की इनहेरिटेंस तुरंत प्राप्त हो सकती है। लेकिन इतने वर्षों के अध्ययन के बाद सभी विशेषज्ञ समझ चुके थे कि 6000 चरण हल करना लगभग असंभव है। अब यह केवल एक सपना बनकर रह गया था। उसी समय डिवाइन आई क्लैन के सेकंड ट्रू मास्टर ने अपनी प्रगति का हिसाब लगाया। वह स्वयं एक यूनिवर्स सुप्रीम मास्टर होते हुए भी केवल 1005वें चरण तक ही पहुंच पाया था, जबकि सेवेंथ ट्रू मास्टर अभी भी 1000वें चरण के अवरोध में फंसा हुआ था। वह आश्चर्य में पड़ गया। उसने सोचा, यदि मैं यूनिवर्स सुप्रीम मास्टर होकर भी इतनी ही प्रगति कर पाया हूँ और फिर भी दुआन डोंग रिवर की न्यूनतम आवश्यकता पूरी नहीं हुई, तो लुओ फेंक ने यह आवश्यकता कैसे पूरी कर ली? क्या वह वास्तव में मुझसे भी अधिक चरण हल कर चुका है? या फिर दुआनडोंग रिवर प्रत्येक कल्टीवेशन स्तर के अनुसार अलग-अलग आवश्यकताएं निर्धारित करता है? यही प्रश्न अब डिवाइन आई क्लैन के सभी विशेषज्ञों को परेशान करने लगा। इसके बाद दुआनडोंग रिवर ने लुओ फेंग की ओर देखकर शांत स्वर में कहा, तुमने केवल न्यूनतम आवश्यकता पूरी की है। अब तुम्हें और अधिक परिश्रम करना होगा। जितने अधिक चरण हल करोगे, भविष्य में इनहेरिटेंस प्राप्त करना तुम्हारे लिए उतना ही आसान होगा। लुओ फेंक ने तुरंत झुककर आज्ञा स्वीकार कर ली। इतना कहकर दुआनडोंग रिवर अदृश्य हो गए। जैसे ही वे गए, पूरे कॉरिडोर में जोरदार चर्चा शुरू हो गई। सभी विशेषज्ञों की नजरें फिर से लो फेंक पर टिक गईं। लो फेंक ने चारों ओर देखा। उसे हर दिशा से केवल घृणा, ईर्ष्या और हत्या की इच्छा ही महसूस हुई। लेकिन इस बार वह तनिक भी नहीं डरा, बल्कि उसने जानबूझकर सभी यूनिवर्स मास्टर्स की ओर देखकर मुस्कुरा दिया। फिर ऊंची आवाज में बोला, पहले तुम सब मिलकर मुझ पर हमला करते थे, अब क्यों चुप हो? आओ, हमला करो। मैं तो जवाब भी नहीं दूंगा। यह खुली चुनौती सुनकर अनेक यूनिवर्स मास्टर्स क्रोध से कांप उठे, लेकिन उनमें से कोई भी आक्रमण करने का साहस नहीं कर सका। सभी को दुआन डोंग रिवर की चेतावनी याद थी। अब लुओ फेंग पर हमला करने का अर्थ था तुरंत पूर्ण विनाश। उनकी विवशता देखकर लुओ फेंग केवल मुस्कुराया, आंखें बंद कर लीं और दोबारा राइनोसेरस एम्परर गेम में डूब गया। उसके मन में अब केवल एक ही संकल्प था, यह इनहेरिटेंस केवल मेरी होगी। उधर वर्चुअल यूनिवर्स के भीतर पूरी ह्यूमन रेस में खुशी की लहर दौड़ गई। ह्यूज एक्स क्रिएटर, प्राइमल कैओस सिटी लीडर,
डार्कनेस मास्टर, आइस माउंटेन मास्टर, रिमोट लॉर्ड मास्टर तथा मानव जाति के अनेक यूनिवर्स मास्टर्स तुरंत लू फेंग के पास पहुंचे। सभी ने उसे दिल से बधाई दी। ह्यूज एक्स क्रिएटर हंसते हुए बोले, अब तुम सबसे आगे निकल चुके हो। यदि तुम इसी गति से आगे बढ़ते रहे तो इस इनहेरिटेंस को प्राप्त करने की सबसे बड़ी आशा तुम ही हो। प्राइमल कैओस सिटी लीडर ने भी कहा, अब किसी भी धमकी की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। पूरी मानव जाति का भविष्य अब इसी इनहेरिटेंस पर निर्भर करता है। यहाँ तक कि सामान्यतः बहुत कम बोलने वाले डार्कनेस मास्टर ने भी कहा कि यह अवसर मानव जाति को कई सौ रीइंकार्नेशन एराओं में केवल एक बार मिलता है। लुओ फेंग ने सबकी बातें ध्यान से सुनी और वचन दिया कि वह अपनी पूरी शक्ति से इस इनहेरिटेंस को प्राप्त करने का प्रयास करेगा। लेकिन इन सबके बीच एक और व्यक्ति चुपचाप यह सब देख रहा था। वे थे टीचर ओरिजिन। वर्चुअल यूनिवर्स के वास्तविक निर्माता होने के कारण वे बिना किसी को दिखाई दिए सबके बिल्कुल पास खड़े रह सकते थे। उन्होंने ह्यूज एक्स क्रिएटर और अन्य मानव विशेषज्ञों की सारी बातें सुनी, लेकिन किसी को भी उनकी उपस्थिति का तनिक भी आभास नहीं हुआ। टीचर ओरिजिन ने शांत भाव से लुओ फेंग की ओर देखा और मन ही मन उसके लिए शुभकामना दी। इसके बाद उन्होंने स्वयं भी राइनोसेरस एम्परर गेम का अध्ययन जारी रखा। उन्होंने अपने भीतर यह संकल्प लिया था कि चाहे वे स्वयं सदैव दबे ही क्यों न रहें, यदि मानव जाति के पास विजय की एक भी संभावना होगी तो वे अंत तक उसके लिए संघर्ष करेंगे। धीरे धीरे लाइफ एंड डेथ कॉरिडोर का वातावरण फिर से शांत हो गया। सभी जातियों के विशेषज्ञ एक बार फिर राइनोसेरस एम्परर गेम में डूब गए। अब लुओ फेंग पूरी तरह निश्चिंत था, क्योंकि गोल्डन शैडो पैलेस की सुरक्षा के बाद कोई भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। इसी शांति के दौरान उसने अपनी आगे की साधना के लिए एक नई योजना बनाई। पिछले 500 वर्षों में उसने महसूस किया था कि राइनोसेरस एम्परर गेम और सीक्रेट एनग्रेविंग डायग्राम्स के बीच अत्यंत गहरा संबंध है। इसलिए उसने निश्चय किया कि अब से वह अपना 80% समय राइनोसेरस एम्परर गेम पर और शेष 20% समय नाइन्थ एबिस में प्राप्त सीक्रेट एनग्रेविंग्स तथा गुप्त तकनीकों के अध्ययन पर लगाएगा। उसे पूरा विश्वास था कि यदि वह दोनों की तुलना करते हुए अध्ययन करेगा तो उसकी समझने की गति और भी अधिक बढ़ जाएगी। इसके बाद लुओ फेंग ने अपनी भविष्य की साधना के बारे में भी गंभीरता से विचार किया। ब्लैक स्ट्राइप्ड स्टोन पिलर्स के पास 3000 गुना समय त्वरण वाले क्षेत्र में उसका मोशा बॉडी बहुत पहले ही 7th स्टेज बीस्ट गॉड पाथ को लगभग पूर्ण कर चुका था। यदि वह चाहता तो किसी भी समय यूनिवर्स मास्टर बन सकता था, लेकिन उसने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। इसके पीछे उसके दो महत्वपूर्ण कारण थे। पहला, व्हाइट विंग्स का अंतिम रूप केवल यूनिवर्स नाइट रहते हुए ही प्राप्त किया जा सकता था। दूसरा, दुआनडोंग रिवर की इनहेरिटेंस में भी यूनिवर्स नाइट की पहचान उसे एक बड़ा लाभ देती थी। इसीलिए उसने फिलहाल अपने लॉ कल्टीवेशन को रोक दिया। अब उसका पूरा ध्यान केवल 3 बातों पर केंद्रित था: राइनोसेरस एम्परर गेम, सीक्रेट एनग्रेविंग टेक्निक्स और अपनी विल पावर को यूनिवर्स सुप्रीम मास्टर के स्तर से भी ऊपर पहुंचाना। उसका विश्वास था कि जिस दिन उसकी विल पावर अगले स्तर तक पहुंच जाएगी, उसी दिन उसकी समझने की गति भी कई गुना बढ़ जाएगी और इस महान इनहेरिटेंस को प्राप्त करने की उसकी संभावना पहले से कहीं अधिक मजबूत हो जाएगी। जैसे जैसे समय बीतता गया, पूरे यूनिवर्स ओशन के सबसे महान विशेषज्ञों की निगाहें केवल एक ही स्थान पर टिक गईं, फ्लेम आइस रीजन के भीतर स्थित बोट ऑफ माउसोलियम के लाइफ एंड डेथ कॉरिडोर पर। अब यह केवल एक इनहेरिटेंस परीक्षण नहीं रह गया था, यह पूरे यूनिवर्स ओशन का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे शांत युद्ध क्षेत्र बन चुका था। हर जाति और हर महान शक्ति को पूरा विश्वास था कि जो भी दुआनडोंग रिवर की इनहेरिटेंस प्राप्त करेगा, वही भविष्य में अपनी जाति को रीइंकार्नेशन के पार ले जाकर एक नई होली लैंड यूनिवर्स स्थापित कर सकेगा। इसी कारण सभी जातियां अपने अपने उम्मीदवारों से केवल एक ही आशा लगाए बैठी थीं। कम से कम राइनोसेरस एम्परर गेम की मूल योग्यता तो पूरी कर लो। एक बार योग्यता प्राप्त हो गई तो इनहेरिटेंस पाने की आशा जीवित रहेगी। कॉरिडोर के भीतर सभी विशेषज्ञ दिन रात केवल राइनोसेरस एम्परर गेम को हल करने में लगे हुए थे। किसी को भी यह अपेक्षा नहीं थी कि वह तुरंत इनहेरिटेंस जीत जाएगा। सभी का पहला लक्ष्य केवल योग्यता प्राप्त करना था। हर जाति के विशेषज्ञ स्वयं से कहते रहते, लुओ फेंग अभी भले ही थोड़ा आगे हो, लेकिन यदि हम भी मूल योग्यता पूरी कर लें तो अभी भी सब कुछ बदल सकता है। हर कोई अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगाकर इस अवसर को पकड़ने की कोशिश कर रहा था। कुछ समय बाद लाइफ एंड डेथ कॉरिडोर में एक बार फिर वही परिचित ध्वनि गूंजी,
डिंग डोंग! सभी ने तुरंत अपनी आंखें खोलकर आकाश की ओर देखा। दुआन डोंग रिवर एक बार फिर प्रकट हो चुके थे। इस बार लुओ फेंग तुरंत समझ गया कि वे उसके लिए नहीं आए हैं, क्योंकि वह पहले ही योग्यता प्राप्त कर चुका था। अगले ही क्षण दुआन डोंग रिवर ने घोषणा की, ईस्ट एम्परर होली लैंड का ब्लू ब्लड मूल योग्यता पूरी कर चुका है। यह सुनते ही पूरा कॉरिडोर स्तब्ध रह गया। सबसे अधिक आश्चर्य की बात यह थी कि ब्लू ब्लड कोई यूनिवर्स मास्टर नहीं, बल्कि एक यूनिवर्स नाइट था। लुओ फेंक ने भी ध्यान से उसकी ओर देखा। उसकी डिवाइन पावर बहुत साधारण थी और उसका लाइफ जीन लेवल केवल 1000 गुना था। फिर भी वह योग्यता प्राप्त करने वाला दूसरा उम्मीदवार बन गया। लुओ फेंक के मन में तुरंत एक बात स्पष्ट हो गई। पहला योग्य उम्मीदवार भी यूनिवर्स नाइट था और दूसरा भी यूनिवर्स नाइट ही निकला। इसका अर्थ स्पष्ट था। दुआन डोंग रिवर अलग अलग कल्टीवेशन स्तरों के लिए अलग अलग योग्यता मानदंड निर्धारित कर रहे थे। बाकी सभी विशेषज्ञों की प्रतिक्रिया देखने योग्य थी। वहां 7 यूनिवर्स सुप्रीम मास्टर्स, लगभग 200 यूनिवर्स मास्टर्स और असंख्य महान प्रतिभाएं उपस्थित थीं। फिर भी उन सब से पहले 2 यूनिवर्स नाइट्स ने योग्यता प्राप्त कर ली। अनेक यूनिवर्स मास्टर्स और यूनिवर्स सुप्रीम मास्टर्स के चेहरों पर आश्चर्य और ईर्ष्या स्पष्ट दिखाई देने लगी। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि इतने शक्तिशाली होने के बावजूद वे पीछे कैसे रह गए। पहले की तरह इस बार भी दुआनडोंग रिवर ने ब्लू ब्लड के चारों ओर एक गोल्डन शैडो पैलेस बना दिया और उसे पूर्ण सुरक्षा प्रदान कर दी। इसके बाद उन्होंने सबको याद दिलाया कि जो भी उम्मीदवार योग्यता पूरी करेगा, उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी उनकी होगी। किसी को भी उन पर आक्रमण करने की अनुमति नहीं होगी। इतना कहकर उन्होंने ब्लू ब्लड को और अधिक पहेलियां हल करने के लिए प्रेरित किया और फिर अदृश्य हो गए। जाते जाते ब्लू ब्लड ने लो फेंक की ओर देखा। उसकी आंखों में स्पष्ट चुनौती दिखाई दे रही थी, मानो वह कह रहा हो, अब मैं भी तुम्हारा प्रतिद्वंद्वी हूँ। लुओ फेंक ने भी शांत भाव से उसकी ओर देखा और मन ही मन निश्चय किया कि वह किसी भी स्थिति में अपनी बढ़त नहीं खोएगा। योग्यता प्राप्त करना केवल शुरुआत थी। अंतिम निर्णय तो इस बात से होगा कि कौन सबसे अधिक पहेलियां हल कर पाएगा। उधर ईस्ट एम्परर होली लैंड के भीतर भी भारी हलचल मच गई। जैसे ही ब्लू ब्लड के योग्य होने का समाचार पहुंचा, वहां के सभी यूनिवर्स मास्टर्स और यूनिवर्स सुप्रीम मास्टर्स आश्चर्यचकित रह गए। उनके अनुमान के अनुसार यू झान, जो लगभग 1200 पहेलियां हल कर चुका था, सबसे पहले योग्यता प्राप्त करेगा। लेकिन ब्लू ब्लड ने केवल 1000वां चरण पूरा करते ही यह योग्यता हासिल कर ली। उसी समय ईस्ट एम्परर होली लैंड के वास्तविक संस्थापक ईस्टर्न एम्परर एंसेस्टर स्वयं हरि प्रकाश किरण के रूप में प्रकट हुए। यह अत्यंत दुर्लभ घटना थी, क्योंकि वे सामान्यतः कभी सामने नहीं आते थे। उन्होंने तुरंत समझ लिया कि दुआन डोंग रिवर अलग अलग शक्ति स्तरों के लिए अलग अलग मानदंडों का उपयोग कर रहे हैं। इसलिए उन्होंने तुरंत आदेश दिया कि सभी यूनिवर्स नाइट्स और अनडाइंग विशेषज्ञ पहले से भी अधिक मेहनत करें, ताकि अधिक से अधिक लोग योग्यता प्राप्त कर सकें। उसी बैठक में एक और अत्यंत महत्वपूर्ण रहस्य सामने आया। होली लैंड यूनिवर्स के भीतर प्रत्येक यूनिवर्स नाइट तुरंत यूनिवर्स मास्टर नहीं बन सकता था। किसी होली लैंड का मिनिएचर यूनिवर्स केवल सीमित संख्या में ही यूनिवर्स मास्टर्स को सहारा दे सकता था। यदि वह सीमा पूरी हो जाती, तो नए यूनिवर्स मास्टर्स को आवश्यक डिवाइन पावर ही प्राप्त नहीं होती। इसी कारण अनेक ऐसे यूनिवर्स नाइट्स होते थे जिन्होंने सभी लॉज को पूरी तरह समझ लिया होता था और जो किसी भी समय यूनिवर्स मास्टर बन सकते थे, लेकिन उन्हें जानबूझकर यूनिवर्स नाइट के रूप में ही रहना पड़ता था। ऐसे विशेषज्ञों को यूनिवर्स मास्टर टू भी कहा जाता था। ब्लू ब्लड भी ऐसा ही एक विशेषज्ञ था। वह यूनिवर्स नाइट होते हुए भी यूनिवर्स सुप्रीम मास्टर के स्तर की विल पावर रखता था। इसी कारण उसकी समझने की गति अत्यंत तेज थी। तभी ईस्ट एम्परर होली लैंड के विशेषज्ञों को एहसास हुआ कि उन्हें पहले ही अधिक से अधिक यूनिवर्स मास्टर टू बी विशेषज्ञों को बोर्ड ऑफ माउसोलियम भेज देना चाहिए था। समय लगातार आगे बढ़ता गया। लगभग 800 वर्ष बाद दुआन डोंग रिवर एक बार फिर प्रकट हुए। इस बार योग्यता प्राप्त करने वाला उम्मीदवार था सेकंड रीइंकार्नेशन एरा का बग रेस का अनडाइंग फाइटर रिमोट स्नो। यह देखकर सभी एक बार फिर आश्चर्य में पड़ गए। एक साधारण अनडाइंग फाइटर भी योग्यता प्राप्त कर सकता था। दुआन डोंग रिवर ने उसके चारों ओर भी गोल्डन शैडो पैलेस बना दिया और उसे पूर्ण सुरक्षा प्रदान कर दी। अब सभी को पूरी तरह विश्वास हो गया कि प्रत्येक कल्टीवेशन स्तर के लिए योग्यता के मानदंड वास्तव में अलग अलग हैं। इसके बाद धीरे धीरे और भी उम्मीदवार योग्यता प्राप्त करने लगे। पहला था लुओ फेंग, दूसरा ब्लू ब्लड,
तीसरा रिमोट स्नो, चौथा भी एक अनडाइंग फाइटर था। पांचवा योग्य उम्मीदवार बना ईस्ट एम्परर होली लैंड का यूनिवर्स मास्टर यू जान। इसके बाद छठा उम्मीदवार फिर एक यूनिवर्स नाइट बना और सातवां योग्य उम्मीदवार निकला डियर बग मास्टर, जो लुओ फेंग का पुराना शत्रु था। प्रत्येक नए योग्य उम्मीदवार के साथ सभी जातियों का विश्वास और भी मजबूत होता गया कि दुआन डोंग रिवर वास्तव में अलग अलग कल्टीवेशन रियल्म्स के लिए अलग अलग आधारभूत मानदंडों का उपयोग कर रहे हैं। धीरे धीरे लगभग 3000 वर्ष बीत गए। इस दौरान कुल 62 उम्मीदवार योग्यता प्राप्त कर चुके थे। इनमें ह्यूमन रेस के पेंग गोंग मास्टर भी शामिल थे। लेकिन एक विचित्र तथ्य सबके सामने था। अब तक एक भी यूनिवर्स सुप्रीम मास्टर योग्यता प्राप्त नहीं कर पाया था। सातों यूनिवर्स सुप्रीम मास्टर्स के चेहरे उतरते जा रहे थे। उन्हें लगने लगा था कि शायद दुआन डोंग रिवर की इनहेरिटेंस उनके लिए बनी ही नहीं है। फिर एक दिन एक बार फिर वही परिचित ध्वनि पूरे कॉरिडोर में गूंजी, टिंग टोंग। सभी ने सांस रोक ली। दुआन डोंग रिवर ने घोषणा की, फर्स्ट रीइंकार्नेशन एरा का टिएबू डेमन मास्टर मूल योग्यता पूरी कर चुका है। यह पहला यूनिवर्स सुप्रीम मास्टर था जिसने इतने लंबे समय के बाद अंततः योग्यता प्राप्त की थी। यह समाचार सुनते ही बाकी 6 यूनिवर्स सुप्रीम मास्टर्स की आंखों में फिर से आशा की चमक लौट आई। उधर टिएबू डेमन मास्टर के मन में भी विचित्र भाव उमड़ रहे थे। लगातार 3000 वर्षों की अथक मेहनत के बाद वह 63वां योग्य उम्मीदवार बना था। तभी उसे वास्तव में समझ आया कि यूनिवर्स सुप्रीम मास्टर्स के लिए यह परीक्षा कितनी कठिन थी। उन्हें योग्यता प्राप्त करने के लिए कम से कम 2000 राइनोसेरस एम्परर गेम चरण पूरे करने पड़ते थे। इस एक घोषणा ने वहां उपस्थित सभी विशेषज्ञों को पूरी तरह स्पष्ट कर दिया कि दुआन डोंग रिवर प्रत्येक कल्टीवेशन रियल्म के लिए अलग कठिनाई और अलग योग्यता मानदंड निर्धारित करते हैं। बोर्ड ऑफ माउसोलियम के लाइफ एंड डेथ कॉरिडोर में समय लगातार बीतता जा रहा था। शुरुआत में केवल कुछ ही उम्मीदवार दुआन डोंग रिवर की न्यूनतम योग्यता पूरी कर पाए थे, लेकिन अब धीरे धीरे योग्य उम्मीदवारों की संख्या तेजी से बढ़ने लगी थी। एक के बाद एक उम्मीदवार योग्यता प्राप्त करता गया और हर नए योग्य विशेषज्ञ के चारों ओर एक गोल्डन शैडो पैलेस खड़ा हो जाता। कुछ ही समय में पूरे कॉरिडोर में ऐसे अनेक स्वर्णिम महल बिखरे हुए दिखाई देने लगे। उम्मीदवार भी आपस में चुपचाप वॉइस ट्रांसमिशन के माध्यम से बातें करते रहते थे। सभी को लगने लगा था कि दुआन डोंग रिवर जानबूझकर इस परीक्षा को इतना लंबा खींच रहे हैं ताकि केवल एक या दो नहीं, बल्कि अधिक से अधिक प्रतिभाशाली उम्मीदवारों को इस इनहेरिटेंस की दौड़ में अवसर मिल सके। इस समय तक लगभग 70 के आसपास उम्मीदवार न्यूनतम योग्यता प्राप्त कर चुके थे। विशेष रूप से ईस्ट एम्परर होली लैंड के विशेषज्ञ अत्यंत प्रसन्न थे क्योंकि उनके 9 उम्मीदवार पहले ही न्यूनतम आवश्यकता पूरी कर चुके थे। उन्हें विश्वास था कि जितना अधिक समय बीतेगा उनका लाभ उतना ही बढ़ता जाएगा। लेकिन राइनोसेरस एम्परर गेम कोई साधारण पहेली नहीं थी। उसका लगातार अध्ययन करना मानो किसी शक्तिशाली सोल अटैक को लगातार सहने जैसा था। इसी कारण प्रत्येक उम्मीदवार को कुछ समय बाद विश्राम लेना पड़ता था। जिसकी विल पावर अधिक मजबूत होती, वह अधिक देर तक अध्ययन कर पाता, जबकि कुछ लोग थोड़ी ही देर में थक जाते। सभी अपनी अपनी क्षमता के अनुसार निरंतर प्रयास कर रहे थे। उधर वर्चुअल यूनिवर्स के भीतर ह्यूमन रेस के सर्वोच्च नेता एक बार फिर एकत्र हुए। प्राइमल कैओस सिटी लीडर, जो सामान्यतः कभी चिंता नहीं करते थे, इस बार उनके चेहरे पर भी स्पष्ट तनाव दिखाई दे रहा था। उन्होंने कहा, अब तक 69 उम्मीदवार न्यूनतम योग्यता प्राप्त कर चुके हैं और हर गुजरते वर्ष के साथ यह संख्या और बढ़ती जाएगी। इसका सीधा अर्थ है कि लुओ फेंग का प्रारंभिक लाभ धीरे धीरे कम होता जा रहा है। वहां ह्यूज एक्स क्रिएटर, डार्कनेस मास्टर, वॉइड गोल्ड मास्टर, डेजर्टेड मिरर मास्टर, छिंग डोंग मास्टर तथा मानव जाति के अन्य शीर्ष यूनिवर्स मास्टर्स भी उपस्थित थे। यद्यपि वे सभी बोर्ड ऑफ माउसोलियम से बहुत दूर विभिन्न खतरनाक क्षेत्रों में अपने अपने अभियानों और साधना में लगे हुए थे, फिर भी उनका ध्यान हर समय केवल लुओ फेंग की प्रगति पर ही केंद्रित रहता था। सभी जानते थे कि यह एक ऐसी मौन लड़ाई थी जो भविष्य की तीसरी होली लैंड यूनिवर्स का निर्णय करने वाली थी। सबके चिंतित वातावरण को देखकर ह्यूज एक्स क्रिएटर जोर से हंस पड़े। उन्होंने कहा, इतनी चिंता करने से कोई लाभ नहीं है। लुओ फेंग को अपनी गति से आगे बढ़ने दो। यदि यह इनहेरिटेंस परीक्षण 10,000 वर्ष या उससे भी अधिक समय तक चले, तो क्या हम सब केवल इसी को देखते रहेंगे? उन्होंने सभी को समझाया
कि वे अपने अपने अभियानों और साधना पर ध्यान दें तथा लुओ फेंक पर विश्वास रखें। अंततः सभी ने उनकी बात मानी और अपने अपने कार्यों में लौट गए। उसी समय वर्चुअल यूनिवर्स के एक अलग स्तर पर लुओ फेंक अब राइनोसेरस एम्परर गेम के 2000वें चरण के सामने खड़ा था। पिछले 3000 वर्षों में उसने अपनी साधना की पूरी पद्धति बदल दी थी। पहले वह केवल राइनोसेरस एम्परर गेम का अध्ययन करता था, लेकिन अब वह अपना 80% समय इस गेम पर और शेष 20% समय नाइन्थ एबिस से प्राप्त सीक्रेट एनग्रेविंग टेक्निक्स के अध्ययन पर लगाता था। बीच बीच में वह अपनी विलपावर का भी निरंतर प्रशिक्षण करता रहता था। इस नई तुलना और विश्लेषण की पद्धति ने अद्भुत परिणाम दिए। पहले 1000 चरण पूरे करने में उसे 500 वर्ष लगे थे। यदि वह उसी पुराने तरीके से आगे बढ़ता तो अगले 1000 चरण पूरे करने में कम से कम 5000 वर्ष या उससे भी अधिक समय लगता। लेकिन इस नई पद्धति के कारण उसने अगले 1000 चरण भी केवल 500 वर्षों में पूरे कर लिए। उसकी समझने की गति पहले की तुलना में कई गुना बढ़ चुकी थी। यह सब टीचर ओरिजिन चुपचाप देख रहे थे। पिछले 3000 वर्षों से वे स्वयं भी राइनोसेरस एम्परर गेम का अध्ययन कर रहे थे। समय त्वरण को मिलाकर वे लगभग 3 करोड़ वर्षों के बराबर अध्ययन कर चुके थे। इसी कारण अब वे इस गेम की वास्तविक प्रकृति को भली भांति समझ चुके थे। उन्होंने महसूस किया कि राइनोसेरस एम्परर गेम केवल एक पहेली नहीं है, यह किसी भी विशेषज्ञ की कॉम्प्रिहेंशन, डिडक्शन एबिलिटी और नई सीक्रेट टेक्निक्स बनाने की क्षमता को सीधे विकसित करता है। जो इस गेम को गहराई से समझ लेगा, उसके लिए भविष्य में लॉज को समझना और नई सीक्रेट टेक्निक्स बनाना अत्यंत सरल हो जाएगा। टीचर ओरिजिन ने यह भी समझ लिया कि प्रत्येक कल्टीवेशन स्तर का अपना पहला बॉटलनेक होता है। अनडाइंग फाइटर्स के लिए पहला बॉटलनेक 500 चरण पर था, यूनिवर्स नाइट्स के लिए 1000 चरण, यूनिवर्स मास्टर्स के लिए 1500 चरण और यूनिवर्स सुप्रीम मास्टर्स के लिए 2000 चरण। यह पहला बॉटलनेक केवल प्रतिभा से ही नहीं बल्कि पर्याप्त समय देकर भी पार किया जा सकता था। लेकिन उसके बाद आने वाला दूसरा बॉटलनेक अत्यंत भयानक था। अनेक विशेषज्ञ लाखों वर्ष लगाने के बाद भी उसे पार नहीं कर पाते थे। टीचर ओरिजिन ने लुओ फेंग की ओर देखकर संतोष से मुस्कुराया। उन्होंने महसूस किया कि लू फेंग ने पहला बॉटलनेक अत्यंत आसानी से पार कर लिया है और अब वह दूसरे बॉटलनेक के भीतर भी आश्चर्यजनक गति से आगे बढ़ रहा है। उनके अनुसार लुओ फेंग की प्रतिभा इतनी असाधारण थी कि भविष्य में यूनिवर्स सुप्रीम मास्टर बनना उसके लिए कठिन नहीं होगा, और यदि उसे द्वान-डोंग रिवर की इनहेरिटेंस भी मिल गई तो उसके पास रीइंकार्नेशन को पार करके एक नई होली लैंड यूनिवर्स स्थापित करने की अत्यंत बड़ी संभावना होगी। कुछ समय बाद लाइफ एंड डेथ कॉरिडोर में फिर से वही मधुर ध्वनि गूंजी, डिंग डोंग। सभी उम्मीदवारों ने सोचा कि शायद अब 70वां उम्मीदवार भी योग्य हो गया होगा। हर जाति अपने अपने प्रतिनिधि का नाम सुनने की आशा कर रही थी, लेकिन इस बार सब कुछ अलग हुआ। दुआन डोंग रिवर आकाश में प्रकट हुए और मुस्कुराते हुए बोले, मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। यह सुनते ही पूरा कॉरिडोर स्तब्ध रह गया। इतने वर्षों में किसी ने भी दुआन डोंग रिवर को इतना प्रसन्न कभी नहीं देखा था। सभी की सांसें थम गईं। फिर उन्होंने सबके सामने घोषणा की, मानव मिल्की वे ने दूसरा बॉटलनेक पार कर लिया है और एक नए स्तर पर पहुंच गया है। यह सुनते ही पूरे कॉरिडोर में हलचल मच गई। जो लोग पिछले कई हजार वर्षों से लगभग लुओ फेंक को भूल चुके थे, उनकी नजरें एक बार फिर उसी पर टिक गईं। अचानक लुओ फेंक के पास जमीन से एक नया क्रिस्टल पिलर उभर आया। उसमें से तेज लाल प्रकाश निकलने लगा, जो पहले से मौजूद गोल्डन शैडो पैलेस के साथ मिल गया। अगले ही क्षण लुओ फेंक के चारों ओर का महल गोल्डन रेड पैलेस में बदल गया। लुओ फेंक स्वयं भी यह देखकर आश्चर्यचकित रह गया। उसे तुरंत समझ आ गया कि दूसरा बॉटलनेक पार करने के बाद उम्मीदवार को पहले से बिल्कुल अलग दर्जा और व्यवहार मिलता है। सबकी हैरानी देखकर दुआनडोंग रिवर ने पूरी व्यवस्था समझाई। उन्होंने कहा कि जो केवल न्यूनतम योग्यता पूरी करते हैं वे पेरिफेरल कैंडिडेट्स कहलाते हैं। जो दूसरा बॉटलनेक पार कर लेते हैं वे एलीट कैंडिडेट्स बन जाते हैं, जैसे अब लुओ फेंग बन चुका था। इसके बाद तीसरा स्तर कोर कैंडिडेट्स का होता है और जो चौथा बॉटलनेक पार कर लेगा वह सीधे हेयर बन जाएगा। उसके बाद किसी प्रकार की प्रतियोगिता की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। दुआनडोंग रिवर उसी क्षण अपनी संपूर्ण इनहेरिटेंस उसे सौंप देंगे और बाकी सभी उम्मीदवार तुरंत बाहर कर दिए जाएंगे। इसके बाद दुआनडोंग रिवर ने विशेष रूप से 7 यूनिवर्स सुप्रीम मास्टर्स की ओर देखकर कहा, तुम्हारा कल्टीवेशन स्तर बहुत ऊंचा है, इसलिए तुम्हारे बॉटलनेक्स भी कहीं अधिक कठिन हैं। यदि तुम में से कोई भी 6000वें चरण तक पहुंच गया तो उसे भी बिना किसी अतिरिक्त परीक्षा के सीधे पूरी इनहेरिटेंस मिल जाएगी।
लेकिन उन्होंने यह भी स्पष्ट कर दिया कि उनकी अपेक्षित समय सीमा के भीतर किसी यूनिवर्स सुप्रीम मास्टर का इतनी दूर तक पहुंचना लगभग असंभव है। इसलिए उन्होंने सभी को केवल एक ही सलाह दी, जितने अधिक चरण हल कर सकते हो उतने अधिक हल करो, क्योंकि प्रत्येक अतिरिक्त बॉटलनेक पार करने से उम्मीदवार को पहले से कहीं अधिक लाभ मिलेगा। इसके बाद उन्होंने सबके सामने स्पष्ट घोषणा की कि इस समय एलीट कैंडिडेट बन चुका लुओ फेंग बाकी सभी उम्मीदवारों की तुलना में 10 से लेकर 100 गुना अधिक संभावना रखता है कि वही अंततः इस इनहेरिटेंस का स्वामी बनेगा। यह सुनते ही पूरे लाइफ एंड डेथ कॉरिडोर में गहरा सन्नाटा छा गया। सभी जातियों के विशेषज्ञों के मन में केवल एक ही प्रश्न घूमने लगा, यदि लुओ फेंग इसी गति से आगे बढ़ता रहा तो क्या वह बहुत जल्द कोर कैंडिडेट बनेगा और उसके बाद सीधे हेयर? उधर लुओ फेंग भी शांत होकर सोचने लगा, यदि पहला बॉटलनेक 1000 चरण, दूसरा 2000 चरण था, तो संभव है कि तीसरा 3000 चरण और चौथा 4000 चरण पर हो। यदि उसका अनुमान सही निकला तो 4000वां चरण पार करते ही वह बिना किसी और प्रतियोगिता के सीधे दुआन डोंग रिवर का एकमात्र उत्तराधिकारी बन जाएगा। यह विचार आते ही उसका संकल्प पहले से भी अधिक दृढ़ हो गया।